नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त के जो वर्तमान मुद्दा है उसमें तमाम सारी सुर्खियां लगातार बटोर रहे हैं और तमाम सारे सवाल हमारे पास इस वक्त आपके लिए मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि कैसा लगता है जब आप किसी मुद्दे को लेकर सड़क से संघर्ष करते हैं, लगातार पुलिस से भिड़ंत होती है और तमाम सारी जो यात्राएं हैं वो झेलते हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है, निर्णय का वक्त आता है, तो जो श्रेय है वो किसी और के हाथ पे चले जाता है। सर किसी के हाथ में नहीं गया, हमारे हाथ में आ गया ना सर। कल तो हमारे लोग नाच कूद रहे थे पूरे राजस्थान में, और कोई तो था ही नहीं। कमिश्नरेट पे आपने देखा कि जो डांस, डीजे, आतिशबाजी, वो तो उस धरना स्थल पे होते जो 127 दिन से लग रहा था। देखिए, क्रेडिट लेना नहीं लेना, ये क्रेडिट राजस्थान की जनता देगी कि इस लड़ाई में अंतिम जीत किसने दर्ज कराई, कौन आखिरी तक लड़ा। लोग कह रहे भाई लड़ाई आखिरी तक किसने लड़ी। हाँ, हो सकता है शुरुआत करी होगी, लेकिन शुरुआत करने के बाद जब सरकार थी पौने 2 साल, तो सरकार ने क्या नौकी तेरा करी। पहले कैबिनेट में कर देते रद्द, सरकार तो उल्टा बदल गई। पहले तो कह दिया हम रद्द कराएंगे, और फिर सरकार ने कहा कि चूंकि हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिलेगा, इनके आसपास के मंत्री अधिकारी जिनके महिला मित्रों को मैंने नाम लिए, उन्होंने भजन लाल जी को कहा कि साहब हम तो मर जाएंगे, अगर भर्ती रद्द हो गई तो हमारा जीना आराम हो जाएगा। और ये ऊपर तक मैसेज करा के और वापस जवाब दिलाया कि भर्ती रद्द नहीं कराएंगे, कोर्ट करेगा। तो फिर कोर्ट ने किया, कोर्ट को बधाई बारंबार। और तमाम आरएलपी के जवानों का और इस अभ्यर्थी जो हमारे साथ लगे लंबे समय से ऐसा ही भर्ती सही आरएस 18-21 के जो अभ्यर्थी वो भी चाह रहे थे। और मीडिया का, आपका प्रिंट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों का सबका धन्यवाद। हाई कोर्ट में लोगों का विश्वास बढ़ा कि न्यायपालिका अभी भी मजबूत स्थिति के अंदर है। कमज़ोर करने का पार्टियां परेशान करती न्यायपालिका को भी, प्रेस को भी, लेकिन आप लोग मजबूत हो। और क्रेडिट राजस्थान की जनता अपना आप दे देगी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका रहा भर्ती रद्द कराने के अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार आपके जो विरोधी विचारधारा के नेता हैं वो तमाम बार ये आरोप या कह लीजिए कि बयान दे रहे हैं कि उनके द्वारा शुरू की गई लड़ाई आखिरकार जो अंजाम तक पहुंचाई वो हनुमान बेनीवाल थे, मतलब एक जरिया थे, एक हिस्सा थे कहानी का। और वही जिनका मैं जिक्र अभी इस नाम के साथ करने जा रहा हूँ, किरोड़ी लाल मीणा, वो अपने बयानों में एक चीज़ का जिक्र ये भी करते कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो जो आरएलपी के तमाम सारे जो दिग्गज नेता है वो सबके सब जेल जाएंगे। तो ऐसी क्या बात है जो उनके जहन में दफन है और वो अभी तक उजागर नहीं हो रही, और अगर वाकई में वो उजागर हो जाती है तो क्या हनुमान बेनीवाल को वाकई में कोई किसी तरीके का खतरा है, या सियासी या व्यक्तिगत? मेरे को क्या खतरा, आरएलपी में कौन नेता, नाम तो बताओ मुझे। संगठन तो है ही नहीं आरएलपी के अंदर, नेता तो बीजेपी कांग्रेस के पकड़े जा रहे हैं भाई। आरएलपी का तो कोई नेता नहीं पकड़ा गया। और अगर मुझे चुनाव लड़ा कोई छोड़ के चला गया तो मेरी पार्टी का नेता थोड़े हुआ, वो तो भूतपूर्व हो गया। ये तो डॉक्टर साहब पहले बीजेपी के थे, दूसरे थे, हम भी थे, बाहर आ गए। इन आरोपों में कुछ भी नहीं बचा। और आरोप खुलासा कब करें, करके नक्की करना चाहिए। वही बात कि भाई खुलासा करें, कर देना चाहिए। लेकिन कल के जो डॉक्टर साहब का जो जवाब था फ़ोन पे जब लड़ाई हुई हमारी, वो उनका कोई अंदर का गुस्सा बीजेपी के नेताओं के प्रति है। और जब हम बिछुड़ गए दोनों, वो वापस चले गए जहाँ नहीं जाना था, जहाँ से आए थे, और मैं लड़ता रहा। तो मैं कई बार कह देता हूँ, इस बात से उनको पीड़ा है कि हनुमान बार बार याद दिलाता है कि डॉक्टर साहब मुझ छोड़ के चले गए। और मैंने डॉक्टर साहब घनश्याम जी ने बात करी, 18 में हम मिल कर लड़ लें, 50-55 एमएलए आ जाते, राजस्थान की जनता का मुँह ठीक है। चले गए अलग अलग, हमारी भी कमर तोड़ दी और खुद भी वहाँ दुखी परेशान है। तो और कल की जो घटना थी वो एक अकस्मात हो गई बात। कुछ मीडिया, जिस चैनल ने हमसे बात करी, वो चैनल भी यही चाहता था कि गलत बात करके लड़ा दो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप पर्दा डाल दो। मैंने कहा सरकार पर्दा डाल रही है। उन्होंने उन पर ले ली, उनकी बात लेके भिड़ंत करा दी। टीआरपी के लिए करते थे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को। और डॉक्टर साहब बड़े नेता हैं, बहुत लंबा समय हम साथ रहे, 20-25 साल तक। कभी हमारे किसी तरह के भेदभाव या कोई वो नहीं रही, भाई डॉक्टर साहब का नुकसान मैं करूं, वो मेरा करें। लेकिन अब जब 23 में मैं एमएलए बना था, तो 5 करोड़ रुपए एमएलए लेट के उन्होंने मेरे खाते में नहीं डाले। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ग्रामीण विकास मंत्री थे, ये चाहते तो 10 मिनट में डाल देते। लेकिन मेरी विरोधी जो भी थी, जिनके नाम उन्होंने लिए, ज्योति, दिव्या, जो नाम लिए, इनकी मैंने पहली बार सबकी मदद की, लोकसभा दिखाई इनको। ज्योति जी के पिताजी के 12,000 वोट आए थे बेचारों के, ऐसे ही चले गए वो। इसको एमपी बनाया मैंने, इसके चाचाओं ने कब्जा कर लिया था पूरा। एमपी बना के और भेजा और लड़ ली, तो फिर 4 बार काम नहीं पड़ा, वापस लगातार 4 बार हराया। या 4 बार कितना होता, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद वो नारे लगते हैं, अलग ही आप जान गए। और दिव्या के वहाँ अगर लड़ा देता आरएलपी तो ये थड़ चली जाती।
पिछली बार माँ बेटी आए थे मेरे पास कि पापा जेल के अंदर है, बहुत तंग है। मैंने कहा आंसू मत लाओ आप लोग, आ गए मेरे घर पे, जो मेरे पास आ गया वो मेरा भाई है, करूँगा मदद, जाओ, बन गई एमएलए। अब ये डॉक्टर साहब उनको कह रहे हैं, डॉक्टर साहब उनको बिठाते लंच डिनर देते हैं, डॉक्टर साहब सोचते हैं इनको मैं बिठा लूँगा तो मैं जाटूँगा। क्या करना है आपको इन बातों से, अपना यहाँ की राजनीति करो, मैं आपके साथ हूँ, पहले भी था, और इस तरह का गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सोबत लोगों ने भी कल कहा कि डॉक्टर साहब वो क्या हो गया, हनुमान जी से लड़ लिए, एक ही आदमी लड़ रहा है राजस्थान में, बाकी तो पार्टियों के गीत गा रहे हैं, जो गीत गाने वही गीत गाएंगे। बाकी तो ऑपरेशन सिंदूर को भी अच्छा बता रहे हैं कि सिंदूर भर दो घरों पे जाके, वो तो अच्छा रहे, वापस ले लिया बीजेपी ने। अगर ये सिंदूर ले लेके पहुंच जाते लोग जूते मारते हैं इनके घरों पे, किस चीज़ का सिंदूर भाई, तुम भरो क्या सिंदूर, सिंदूर तो पति भरेगा पत्नी के। तो क्या क्या मुद्दे ही लेके आते हैं। कृषि बिलों में मैंने कहा मत बोलना डॉक्टर साहब, आप बोल गए कि वो किसानों के बिल बहुत अच्छे हैं, मैं तो लड़ा था, ठीक है, मोदी जी से मिलने के लिए। मोदी जी से मिलने का टाइम मैंने मांगा था एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, और 12 लोगों का 10 लोगों का नाम लिख के कागज़ भेजा था। मोदी डेलीगेशन के साथ हमसे नहीं मिला, लिख दिया गृह मंत्री मिलेंगे, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो मैं कोई मेरे काम के लिए थोड़े गया मोदी जी मुझे ये कर दो वो कर दो, या मेरे को ये दिला दो वो दिला, उसके लिए थोड़े गया मैं तो कोई रिश्तेदार IAS IPS नहीं जिसकी मैं पोस्टिंग कराऊँ या कैडर चेंज कराऊँ। क्या काम पड़ता है हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, कोई काम नहीं पड़ता दिल्ली वालों से, और जो पड़ता है वो अपना भी निकल जाता है, काम रुकते हैं क्या किसी के। आज एक बार फिर मुलाकात हुई थी किरोड़ी लाल मीणा जी से और उन्होंने एक बार फिर इसी शब्दों को दोहराया, दौसा वाली घटना का जिक्र किया। क्या इतनी ज़रूरी है दौसा की घटना की बार बार भले वो मीडिया के सामने, क्या है वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आपका शब्द दौसा की घटना ये थी कि राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल जी मीणा और मैं, एक रैली इन्होंने करी दौसा के अंदर, जो दलित युवती का थाना गाजी के अंदर रेप वाला मामला था। उस रैली के बाद राजेंद्र राठौड़ वहाँ से चले गए, निकल गए। किरोड़ी लाल जी मुझे बोले कि आप मत जाना, मेरे साथ रहना। पूरे शहर में राउंड काटा, रेलवे ट्रैक जाम किया, फिर रेलवे ट्रैक पे ही चले, हज़ारों लोग थे। और जब हम रेलवे ट्रैक पे जाके और ऊपर चढ़ रहे थे उस रेलवे लाइन के, वहाँ मेन जो रेलवे स्टेशन था, उस समय पुलिस के 200 लोग पीछे से आ रहे थे। तो उसको देख के पथराव चालू हो गया, बच्चों ने पत्थर उठाए चालू कर दिए, हम उसके ऊपर हो गए। अधिकारी डॉक्टर साहब जैसा पड़े उधर से पत्थर आ रहे थे, इधर से ये पुलिस पत्थर फेंक रही थी, गोली चली, और मैंने डॉक्टर साहब को बचाया। डॉक्टर साहब कह रहे हनुमान छुप गया आप, तो छुप गया तो मैं साथ ही क्यों चलता, फिर मैं राजेंद्र राठौड़ के साथ ही चला जाता वहाँ से, फिर मैं उनके साथ पैदल क्यों घूमता, मेरे को 2 साल चुनाव लड़ना था क्या। एक जगह नहीं, डॉक्टर साहब ऐसी बातें करते उनको शोभा नहीं देती कि वो MLA कोर्ट में बैठा था मैं बचाने गया। आपने क्या कितनों को बचा ले, चलो बताओ राजस्थान में आप अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, आपको वापस वहीं जाना पड़ा भाजपा में, जहां आप भाजपा को लात मार के आए थे, ठोकर मार के आए थे। क्या क्या वसुंधरा जी के लिए कहा आपने, किससे सुनाए मुझे, क्या वो सारे किस्से गौण हो गए। अब अपनी कोई जबान की वैल्यू नहीं है क्या, मैं आज कुछ कहूँ 15 मिनट बाद ये कर दूँ, आधा घंटे बाद वो कर दूँ। मैं को उनके विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, इस्तीफा उन्होंने दिया, उनको इस्तीफा इस पर देना चाहिए कि अगर ऐसा ही भर्ती RPS का पुनर्गठन है तो किरोड़ी लाल वापस नहीं बैठेगा ऑफिस के अंदर, तब भजन लाल आदेश करता, तब मानते क्रेडिट इनको मिलेगा। अभी तो लड़ी हमने है भाई, माहौल ही हमने बनाया, मरी हुई जो बिना जान की ये था आंदोलन, उसमें जान भरी, देश में आंदोलन को चलाया और मजबूर किया प्रधानमंत्री तक को कि ये हटाइए ये मामला। मैं खुश नहीं हूँ इस बात से, मेरा कमिटमेंट था भर्ती रद्द करने का, क्यों हुआ ऐसा, तो ये तो अच्छी बात है ना, जीत हो गई हमारी। अब जो बाकी भर्तियाँ उसके बारे में हम करेंगे, जो फर्जी हुई बैठ के हम आंदोलन करेंगे उसके अंदर। और डॉक्टर साहब का हमारा कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं, बहुत प्रेम हमारे बीच रहा है। कल वो ज़्यादा कह गए थे और बाद में उनको फील भी हुआ होगा, रात को मुझे भी फील हुआ कि यार काम भिड़ंत करा दी बिना, हट जाता है एक आदमी फ़ोन पे, तो ज़्यादा वो कह गए, वो भी ऐसे ही ठोकते हैं, तो और क्या फर्रे मार। बिल्कुल नहीं, मैं समझ भी रहा हूँ कि, लेकिन मैं इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाना चाहता, फिर भी मैं जो सवाल लिख के लाया हूँ वो लाजमी तौर पे पूछूंगा। और सवाल मेरा ये है कि अगर दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं थी तो वो पैसों की बात क्यों की गई, इसका क्या मतलब हुआ। सबके लिए करता है, उनकी आदत है, वो तो जगमोहन जी के लिए भी कह देता है अपने भाई, उनकी है आदत, वो फ्रस्ट्रेशन है जी। आदमी आखिर आदमी होता है ना, लंबे समय तक चलता है। भजन लाल जी CM बनने के बाद तो आधे बीजेपी के लोग मानसिक रोगी हो गए, मंत्री इनके, कई जो बड़े नेता थे गोलियां खा रहे हैं 10-10 दबा के दिन में, ले रहे हैं डॉक्टरों की दवाई के बताना पता नहीं लगे, बिना नाम पर्ची पे नाम किसी और का और अंदर दवाई और की जा रही है किसी घर पर, 5-5 फाक रहे हैं एक साथ। क्योंकि भजन लाल CM बनने का मतलब एक तरीके से अपमान हुआ राजस्थान का, तो ये अपमान कैसे सहन करेंगे, तो वहाँ अंदर तो कुछ होता नहीं इनसे, तो और कौन, उससे लड़के पॉपुलरिटी तो लो कि कम से कम 3 दिन बात तो चले हमारी कि भाई हमने लड़ाई लड़ी, होट टोक होगा तो बात चलेगी।
लेकिन अपने लोगों के खिलाफ थोड़ी बोलते हैं, ध्यान रखना चाहिए। वो तो वरिष्ठ है हमारे, हम कुछ बोलते हैं तो भी उनको समेटना चाहिए। अब देखो कल वो बोले और इस मामले को समेट में रहा हूँ। मुझे दुख है कि आज वो परेशान थे, लेकिन हमें भी रात को दुख था। हमने भी आरोप लगाए, सुनिए कुछ आरोप लगे तो उनको जवाब दे देना चाहिए उनको। और मैंने एक आरोप लगाया था एस एन गुप्ता का। मैंने कहा एस एन गुप्ता ने मुझे कहा, श्याम सुंदर काबरा शायद अब नहीं रहे दुनिया में, जो इसके जिलाध्यक्ष थे हमारे नागौर के बीजेपी के, उन्होंने कहा गहलोत से मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दिलाया था। एस एन गुप्ता ने कहा, मैंने नहीं कहा मैंने दिलाया और मेरे से लेने आए। एस एन गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर साहब की तो मदद करते रहते हैं। मैंने कहा मैं मदद मांगने के नहीं आता, मैं तो आपसे वसुंधरा जी की बातें सुनने आता हूँ। अब आप उनसे नाराज़ हो तो मुझे कुछ बातें उनकी बता दो किससे, जिससे मैं रिलैक्स रहूँ, किससे सुन के। आखिरी 2 सवाल होंगे। अभी तक तो जो सवाल थे वो मेरे थे, लेकिन अब जो सवाल है वो आपके समर्थकों और दर्शकों के हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि लगातार जो विपक्षी नेता है वो आप पे आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा बोल जाते हैं, कभी महिलाओं पे टिप्पणी कर देते, कभी दिवंगत लोगों पे टिप्पणी कर जाते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है या कभी अनुभव होता है दिवंगत नेता कौन? ऐसा? किरोड़ी लाल मीणा जो आप पे आरोप लगा रहे हैं। वो तो कुछ भी कहते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब की तो बात बता तो दीदी मैंने, इतना ही परिचय से नहीं उनका, बस निकल गया कल। अब कई दिन नहीं बोलेंगे वो, अब कई दिन अपने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोलेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ आपको दूसरे भी इंटरव्यूज देने। लास्ट सवाल ये है कि इस सवाल के बाद या इस घटनाक्रम के बाद आपके बीच में और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में क्या रिश्ता रहेगा? क्योंकि ये सब समझ रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान की जो सियासत है उसमें भी कहीं ना कहीं वोट बैंक में बंटवारा होगा। किसी तरीके से देखा जाए कि दोनों का जब दबदबा है पूर्वी राजस्थान में, वो समीकरण एकदम सटीक बैठता नजर आ रहा है। तो क्या वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा और ये सियासी जो दुश्मनी है वो आपकी एक साथ रहेगी, या फिर किस तरीके से आगे का परिदृश्य देखने को मिलेगा? वो तो ख़त्म हो गया ना, वो इतना ही होता है और क्या। जब परिवार में लोग लड़ लेते हैं तो इतनी लड़ाई होती है। ये बिना सर पैर की बातें करें, उनके पास क्या बातें हैं। वो जिस राज्यसभा की बात करें, वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट था। इनका तो जब पायलट ने उम्मीदवार खड़ा किया, मुझे बुलाया सबसे पहले रामेश डूडी पायलट। मुझे कहा भाई आप हमारा साथ दोगे? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। फिर बोला डॉक्टर से कौन बात करेगा? तो रामेश डूडी, मैंने कहा एक बार आप जाए, मैं बात करता हूँ। हम गए दोनों, फिर डॉक्टर साहब की पायलट की बात कराई। 4 वोट इनके पास भी थे, तो सब लोगों ने वोट दिए थे। ये जो बात लाए हैं ये पता नहीं कहाँ से निकाल के लाएंगे। मुरार का, तो मुरार का हमने तो मुरार का को देखा ही नहीं कुछ। और मुझे अगर ऐसा काम करना होता तो भाई इनको पूछूंगा क्या? मैं भी तो विधायक था भाई, मैं सीधी मुरारकर से बात कर लेता। मुझे लेना होता अमित शाह मोदी से ले लेता, मुझे कौन रोक रहा पैसे लेने से? मैं मेरी पार्टी का विलय करके कैबिनेट मंत्री उसी टाइम बन जाता 19 के अंदर ही। पार्टी विलय करनी थी, नहीं की पार्टी विलय, मुश्किल से बनी, कैसे कर लूँगा विलय से पार्टी का? मेरे को ये थोड़ी हो कि मैं बीच में छोड़ के सेमीफाइनल चला जाऊँ। फाइनल खेलता हूँ, मेरी आदत है, और फाइनली खेलूँगा। मैं आपको आगे भी सड़कों में मिलूँगा, ऐसा ही भर्ती ही नहीं है। जब तमाम जो नए मामले जो मैं लेके बैठूँगा, जिनमें कोई ये नहीं कहेगा, वो कि लोग यही कहेंगे हनुमान जी लेके बैठे हैं खाली, वो बैठूँगा मैं सारा, और सब ठीक कराएंगे राजस्थान का। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम सारे जो सवाल थे उनमें तफसील और सटीक जवाब देने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दे यूं ही उठाता रहेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। कैमरामैन मोहित के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।